हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन इक्विलिब्रियम। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट। और ऐसे ही दो चार वीडियोस में और लेके आऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होंगे ऑन इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये जो वीडियो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यहां पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पे बेस्ड। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, फॉर द इक्विलिब्रियम, राइट। ये जो क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम, ये जो रिएक्शन दी गई है इस रिएक्शन के लिए हमसे पूछा गया है कि केपी इज रिलेटेड टू केसी, केपी इज रिलेटेड टू केसी बाय द रिएक्शन। ओके, हमें इक्विलिब्रियम के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक इक्वेशन तो बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि केपी बराबर होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये इक्वेशन तो हमें याद ही होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए। और नहीं पता तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चल रही है। ओके, अब डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम डेल्टा एनजी फाइंड कहां से करेंगे? तो फाइंड करेंगे हम केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल रिएक्शन में देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 और गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स देखो 2 और 1 3, कुछ भी नहीं दिया तो 1 है। तो डेल्टा एनजी निकालने का तरीका क्या है? तो गैसियस प्रोडक्ट हमारे पास कितने आए? 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने आए? 3, तो 2 माइनस 3, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू आया -1। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन है केपी बराबर है के सी आर टी की पावर डेल्टा एनजी की जगह -1 लिख दूं, है ना। तो देखो अब माइनस है तो इसको मैं नीचे ले जा सकता हूं, ये देखो -1 है, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू तो प्लस हो जाएगा। तो केपी बराबर होगा के सी डिवाइड बाय आर टी, ऐसे लिख सकते हो ना। अब आर टी की पावर 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये पॉजिटिव 1 हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है। तो केपी किसके बराबर आया? केपी बराबर है के सी बाय आर टी। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि केपी बराबर है के सी बाय आर टी। ऐसा कोई इक्वेशन है? यस, ऑप्शन सी, केपी बराबर है के सी बाय आर टी, ये बिल्कुल सही आंसर। तो फंडा समझ आया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ओके, बिल्कुल अगला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। अब क्या पूछा उसने? अब पूछा केपी बाय के सी इस रिएक्शन के लिए बोलो। और हमें पता है फंडा क्या लगना है, के पी बराबर होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ओके, इस रिएक्शन के लिए क्या डेल्टा एन जी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तरीका क्या है? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी फाइंड करने का तरीका क्या है? गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट देखो ये रहे गैस, गैसेस है, प्रोडक्ट कितने मोल्स है? 1 मोल्स, गैसियस प्रोडक्ट हो गए 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो ये रहे गैसियस रिएक्टेंट, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, और ये टोटल कितने मोल्स आ गए रिएक्टेंट के? 2 मोल्स, करेक्ट। तो 1 माइनस 2, तो डेल्टा एनजी कितना आया? डेल्टा एनजी आया -1। हमसे पूछा है केपी बाय केसी, तो क्या करें? केपी बराबर आया के सी आर टी की पावर -1, है ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेकर आओ, हमें डिवाइड तो चाहिए केपी बाय केसी। तो केपी बाय केसी इसके बराबर आया आर टी की पावर -1, और आर टी की पावर -1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि के पी बाई के सी बराबर होगा 1 बाय आर टी। इनवर्स है, इनवर्स है, डिनोमिनेटर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो के पी बाई के सी किसके बराबर है? 1 बाय आर टी के। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन 1, बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा, सही आंसर। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को लेके। ओके, अब देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन Kp इज लेस देन Kc। ओके, देखो अगेन देखो Kp Kc से रिलेटेड क्वेश्चन है। Kp कब लेस देन Kc होगा? तो देखो इसके लिए एक फंडा याद रखने की जरूरत है। फंडा क्या है? तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर डेल्टा एन जी, हमने अभी सीख लिया डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे। अगर डेल्टा एन जी होगा 0 तो Kp बराबर होगा Kc के। बात समझे? अगर डेल्टा एन जी होगा 0 तो Kp बराबर होगा Kc के।
और अगर डेल्टा एन जी होगा ग्रेटर देन 0 तो के पी भी जो होगा बड़ा होगा के सी से, और अगर डेल्टा एन जी होगा लेस देन 0 तो के पी होगा लेस देन के सी। बस इतना फंडा हमें पता होना चाहिए। अगेन हमारा आंसर डेल्टा एन जी के बेस पे होगा। अगर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 तो के पी इक्वल्स टू के सी, ग्रेटर देन 0 तो के पी बड़ा होगा के सी से, लेस देन 0 तो के पी लेस देन होगा के सी से। बस हमारे पास ये रही इक्वेशंस। हमें क्या चाहिए? के पी लेस देन के सी। तो कुल मिला के हमें फाइंड क्या करना है? हमें वो इक्वेशन देखनी है जहां पे डेल्टा एन जी क्या होगा? लेस देन 0। वहीं तो के पी लेस देन होगा के सी से। तो बस डेल्टा एन जी फाइंड करो हर एक रिएक्शन के लिए। तो जब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी फाइंड करेंगे तो डेल्टा एन जी फाइंड करने का तरीका पता है ना हमें? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितने हैं? 2, रिएक्टेंट में कितना है? 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। पॉजिटिव मतलब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी। ये तो नहीं होगा। अच्छा दूसरी इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन। प्रोडक्ट में कितने मोल्स? 1 और 1 2। रिएक्टेंट में भी कितने? 2 2। तो 2 माइनस 2 0। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 आ गया इसके लिए। अच्छा थर्ड वाली इक्वेशन देखो, इसके लिए डेल्टा एन जी फाइंड करो। तो डेल्टा एन जी किसके बराबर हुआ? प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 माइनस रिएक्टेंट में मोल्स 2 और 1, 2 प्लस 1 इज 3। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1। ओके डेल्टा एन जी नेगेटिव आया। नेगेटिव बोले तो डेल्टा एन जी लेस देन 0। अगर डेल्टा एन जी है लेस देन 0 तो इस रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि के पी जो होगा लेस देन होगा के सी से। तो हमें अपना डिजायर्ड आंसर मिल चुका है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कैसे, ये ला ऑप्शन 4। देखो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट के 1 प्लस 1 2। तो 2 माइनस 2 इसके लिए डेल्टा एन जी 0 है। और जिनके लिए डेल्टा एन जी 0 होता है वहां केपी बराबर होता है केसी के। हमें चाहिए था केपी लेस देन केसी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3। ओके गॉट इट। ओके अब देखो एक बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन हमें दे रखी है। रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन है हमारे पास N2। कहां गया रिएक्शन? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K है, ये K। और तुमसे पूछा गया है कि हमें बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। किस रिएक्शन के लिए? ट्वाइस NH3 इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ये बताओ कैसे फाइंड करें। देखो बहुत सिंपल एक तरीका है। क्या तरीका है? अगर एग्जांपल समझने के लिए करें कि अगर ए इक्विलिब्रियम में बी के साथ और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 सपोज, और तुमसे अगर पूछा गया है कि बताओ बी इन इक्विलिब्रियम विद ए, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखो करना कुछ नहीं है। देखो अगर ये रिएक्शन तुम देखोगे, ए जा रहा है बी में, मतलब ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है। और बिल्कुल जो दूसरी रिएक्शन है यहां पे देखो, इस रिएक्शन में ये ऐसा नहीं लग रहा कि इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है, इनवर्स। अब जो है बी रिएक्टेंट है ए प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्शन को कर दिया है इनवर्स तो इक्विलिब्रियम भी होगा इनवर्स। मतलब इसके लिए जो के इक्विलिब्रियम होगा वो होगा 1/K1। मतलब अगर मैं K1 को इनवर्स करूं तो वो इसके बराबर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर तुम यही फंडा यहां अप्लाई करोगे, यहां देखो, यहां पे इस वाली रिएक्शन में इसके लिए के इक्विलिब्रियम दे रखा है जो है के, और इसके लिए पूछा हुआ है। तो क्या हो रहा है? देखो यहां पे 2NH3 प्रोडक्ट है, यहां पे 2NH3 जो है वो रिएक्टेंट है। यहां पे N2 जो है और 3H2 ये रिएक्टेंट है, और देखो N2 और 3H2 ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब उल्टा हो गया है। तो मतलब यहां पे के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा? 1/K के। ये जो है ना इसका इनवर्स, 1/K। तो देखो हमारे पास आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल हमें साफ साफ अपना आंसर दिख रहा, ऑप्शन 3 1/K। इतना इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके अब देखो बहुत बढ़िया टाइप की एक हमें और कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे और बढ़िया तरीके से डिटेल में आंसर करेंगे तो हमें काफी क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो यहां अगर तुम्हें इक्वेशन दिख रही होगी तो मैं तुम्हारे लिए इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं। पहली इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NH3, और इसके लिए दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन है N2 प्लस O2, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है ट्वाइस NO, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K2। और तीसरी इक्वेशन है
H2 प्लस हाफ O2, और इसके लिए इसने बनाया H2O, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। और तुमसे पूछा क्या गया है, पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन दी है, वहीं से रिएक्शन क्या दी है, यहां से रिएक्शन दी है कि ट्वाइस NH3 प्लस 5/2O2 इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NO प्लस 3 टाइम्स H2O। इसके लिए बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसके लिए बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कैसे फाइंड करें। देखो बहुत सिंपल तरीका है इसको फाइंड करने का। करना क्या है, हमें तीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दे रखे, मतलब तीन इक्वेशन दे रखी हैं, तीन इक्वेशन का यूज करके चौथी इक्वेशन बनाओ, मतलब रिजल्टेंट इक्वेशन बनाओ, बस सिंपल। और जो तुम ऑपरेशन इक्वेशन के साथ लगाओगे वही उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ लगाना है। समझे बात? देखो यहां पे अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं ध्यान से, यहां पे NH3 मुझे कहां चाहिए, रिएक्टेंट में। तो इन तीन इक्वेशन में से कोई ऐसी इक्वेशन जहां पे NH3 है, तो यस इक्वेशन ये वाली K1 वाली, देखो ये रही NH3। लेकिन यहां पे NH3 प्रोडक्ट में है, मुझे चाहिए रिएक्टेंट में, तो पहली इक्वेशन को इनवर्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को इनवर्स करूंगा तो K1 का भी इनवर्स होगा। तो देखो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं इनवर्स करके, तो उसके लिए K1 भी इनवर्स होगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस NH3 इन इक्विलिब्रियम विद, ये आप प्रोडक्ट में चले जाएंगे, N2 प्लस 3H2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इनवर्स किया तो ये हो गया 1/K1। चलेगा? ठीक है ना? ओके, अब दूसरी इक्वेशन में देखो NO मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, ये रहा NO प्रोडक्ट में ही है, तो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, N2 प्लस O2 इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NO, और K2 मैंने लिख दिया एज इट इज। अब थर्ड इक्वेशन है, तो देखो अगर अच्छा यहां पे हमें कुछ चीजें कैंसिल होती हुई दिख रही है, क्या कैंसिल होता है, देखा N2 से N2 गया, और कुछ कैंसिल होते दिख रहा है, फिलहाल के लिए कुछ नहीं। ओके, अब देखो यहां पे मुझे जो है ना प्रोडक्ट में ट्वाइस NO चाहिए, ट्वाइस NO मिल गया, और मुझे चाहिए 3 टाइम्स H2O, 3H2 नहीं चाहिए, तो 3H2 मुझे यहां पे प्रोडक्ट साइड मिल रहा है, कोई ऐसी इक्वेशन जहां पे 3H2 रिएक्टेंट साइड मिले। ओके, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट में वाटर चाहिए, कितने वाटर मोल्स चाहिए, 3। कोई ऐसी इक्वेशन जहां पे प्रोडक्ट में वाटर है, आंसर है यस K3 वाली, यहां पे वाटर है, लेकिन यहां पे एक वाटर है, लेकिन मुझे कितने चाहिए, 3। तो मतलब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो मैं ऐसा लिखूंगा 3H2 प्लस 1/2 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3/2O2 इन इक्विलिब्रियम विद 3 टाइम्स H2O। ओके, अब यहां पे एक फंडा है, फंडा ये है कि अगर तुम सपोज करो मेरे पास ये इक्वेशन है A इन इक्विलिब्रियम विद B, ठीक है, इसके लिए मैंने दिया K1, और मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं 2A इन इक्विलिब्रियम विद 2B, मुझे बताओ इसके लिए K इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा। तो देखो ये जो है ना बिल्कुल यही इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ स्टोइचियोमेट्री में 2 का चेंज है ना। तो जब कभी भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं बोल सकता हूं K इक्विलिब्रियम K1 के बराबर है, लेकिन यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब कभी भी किसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है, तो 2 यहां पे पावर में चला जाएगा। बात समझ आ रही है? जब कभी भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई हमेशा पावर में चला जाएगा। तो यहां पे देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके लिए था K3, तो K3 था इसके लिए, और मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं मतलब K3 की पावर में क्या आ जाएगा, 3। दैट्स इट। अब जरा देखो क्या हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन आई। अच्छा अभी कुछ और कैंसिल हो रहा है, 3H2 से 3H2 भी कैंसिल हो गया ना। अब देखो जरा यहां पे बचा 2 NH3, 3/2O2 प्लस 1O2 हो गया 5/2O2, और यहां पे हमारे पास बच गया 3H2O। क्या हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी? बिल्कुल आ गई। अच्छा हमने करा क्या इस इक्वेशन को पाने के लिए, तो डिनोमिनेटर में है K1, डिवाइड में है K1, ऊपर क्या है K2 और K3 का क्यूब, ऊपर है K2 और K3 का क्यूब, तो बस यही तो आया ना था। देखो किस में आ रहा है, डिवाइड में है K1, लो डिवाइड में है K1, ऊपर है K2 और K3 का क्यूब, ऑप्शन 4 जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अंडरस्टैंड हुआ होगा, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर हुआ है तो एक और क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट पैटर्न पे। क्वेश्चन क्या है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है N2O4 और NO2, ठीक है, और इनके लिए हमें कंसंट्रेशन भी दे रखी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए Kc लिखता हूं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है NO2, लेकिन स्टोइचियोमेट्री में 2 है तो वो पावर में चला जाएगा, डिवाइड बाय N2O4, स्टोइचियोमेट्री में कुछ भी नहीं है, ऐसे लिखेंगे N2O4। ठीक है ना। देखो केसी पूछा हमारे पास इसका, और हमें इनके वैल्यूज दे रखे हैं। देखो 4.8 इंटू 10 की पावर -2 एंड 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर आर दी कंसेंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड NO2। मतलब N2O4 की कंसेंट्रेशन है 4.8 और NO2 की कंसेंट्रेशन है 1.2। तो मतलब मुझे इनकी जगह कंसेंट्रेशन के वैल्यूज पुट करने, तो NO2 की जगह क्या पुट करूं मैं, 1.2। तो Kc किसके बराबर आएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन इसका स्क्वायर होगा क्योंकि पावर में 2 है, डिवाइड बाय N2O4 की जगह 4.8, डिवाइड बाय 4.8 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करें, तो देखो ये 1.2 को 12 बनाओ, अगर मैं इसको 12 बनाऊंगा तो 10 से डिवाइड होगा, वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, है ना, -2 था, एक 10 की पावर -1 से और किया इसको, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा इसको 48 कर दो, 4.8 को जब मैं 48 करूंगा तो 10 की पावर -2 था, ये किससे में चला जाएगा, 10 की पावर -3, है ना। 4.8 को 48 बनाया तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसको सॉल्व करें, 12 का स्क्वायर, ये ना 12 का स्क्वायर होता है 144, 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 10 की पावर -3 का स्क्वायर होता है 10 की पावर -6, है ना, पावर में जो होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, डिवाइड बाय 48 इंटू 10 की पावर -3। अब 144 डिवाइड बाय 48 होता है 3 इंटू, इसको ऊपर लेके आओ तो 10 की पावर -6 प्लस 3, है ना, या ऐसे कर दो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस का 3। अब बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 प्लस का 3। तो तुम्हें पता है -6 प्लस 3 कितना होता है, -3। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर -3। लो कहां गया तुम्हारा आंसर, ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -3। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन है, यूनिट पूछा है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द होमोजेनियस रिएक्शन। अच्छा एक होमोजेनियस रिएक्शन पूछा है, Kc लिखते हैं इसके लिए। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, करेक्ट। प्रोडक्ट में क्या है NO, तो मैं लिखूंगा NO, और स्टोइचियोमेट्री में 4 है तो ये ऊपर पावर में चला जाएगा, और प्रोडक्ट में वाटर भी है, वाटर, ये रहा वाटर, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये रहा वाटर, यहां पे वाटर प्लस H2O भी है ना, तो प्लस जो है H2O भी है, तो प्लस H2O भी है, तो H2O यहां पे लिख दिया, और H2O की पावर में स्टोइचियोमेट्री 6 है तो पावर में चला जाएगा 6, डिवाइड बाय, अब रिएक्टेंट में O2 और NH3, O2 की पावर में स्टोइचियोमेट्री है 5 तो पावर में चला जाएगा 5, और NH3 का स्टोइचियोमेट्री है 4 तो पावर में चला जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करें, अब हमें पता है ये कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम एज इट इज कंसंट्रेशन ही लिख देते हैं। कंसंट्रेशन अगर तुम देखो तो कंसंट्रेशन बराबर होता है मोलैरिटी के, और मोलैरिटी को लिखते हैं मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर, करेक्ट, यही होता है। लेकिन हमें सारे ऑप्शन कंसंट्रेशन में, तो हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो मैं NO ना लिख के लिखता हूं कंसंट्रेशन की पावर में 4, और यहां पे लिख देता हूं कंसंट्रेशन की पावर में 6, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन की पावर में 4, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर, सॉरी ये 5 था, सॉरी सॉरी ये O2 की जगह लिखा 5, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर में 4। अब देखो कुछ कैंसिल होता भी दिख रहा है, 4 से 4 गया ना। अब इस 5 को ऊपर लेके आ जाओ, तो ऐसा लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर पहले ऊपर थी 6, और तुम इस डिनोमिनेटर को भी ऊपर लेके आए तो कंसंट्रेशन की पावर में ये +5 था, ऊपर आया तो -5। अब ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, इन दोनों को ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर में 6 - 5, और 6 - 5 कितना होता है, 6 - 5 होता है 1, तो पावर में 1 लिखूं ना लिखूं कुछ नहीं, यूनिट कितना आ गया, यूनिट आ गया कंसंट्रेशन। तो ऐसा कोई है, ये रहा तुम्हारे सामने कंसंट्रेशन, ये आ गया हमारे पास यूनिट। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 गैस गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। द फॉरवर्ड रिएक्शन पूछा क्या उसने, द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज फेवर्ड बाय, द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज फेवर्ड बाय। ओके, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन फेवर करेगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ, अच्छा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इधर देखो, अगर कभी भी
कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन कर रखा है इनर्ट गैस का, याद रखना एक बात, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर कभी भी कर रखा होगा किसी भी रिएक्शन में, कहां पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर एडिशन कर रखा है कभी भी किसी भी रिएक्शन में, तो कहां पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर कर रखा है, तो याद रखना नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ आ रही है? जब कभी एडिशन कर रखा हो इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, मतलब इस वाले ऑप्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दूसरा ऑप्शन है एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगेन क्या कर रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐड किया हो। लेकिन अब क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यस, कांस्टेंट प्रेशर पे फर्क पड़ता है। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रखी है, कांस्टेंट प्रेशर पे कोई चीज कैसे ऐड कर रखी है, सपोज करो ये तुम्हारे पास एक रिएक्शन हो रही थी, है ना, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, मान लेते इन तीनों का मिलके आ रहा था प्रेशर जो है 6 atm, तीनों गैसेस का मिलके 6 atm आ रहा था, ए गैस का भी, बी गैस का भी, सी गैस का भी। अब तुमने क्या करा, इस पिस्टन के अंदर एक और गैस ऐड कर दिया, मान लो डी गैस ऐड कर दिया, और जैसे डी गैस ऐड किया तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा नहीं क्योंकि हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे कैसे, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे कैसे, तो देखो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट कैसे रखेंगे, अब हमारे पास ए गैस भी है, बी गैस भी है, सी गैस भी है, और एक डी गैस भी ऐड कर दिया हमने, तो उससे होगा क्या, अब इन पहले 3 गैस का 6 atm था, अब 4 गैस का भी 6 atm है, कैसे आएगा 6 atm, थोड़ा सा मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ, है ना, प्रेशर फिर से मेंटेन किया। ओके, अब पहले 3 गैस का 6 atm था, अब 4 गैस का 6 atm है, मतलब अब हुआ क्या है, जो पहले 3 गैस थे उनका प्रेशर घट गया होगा, है ना, कुछ प्रेशर डी गैस ने अटेन कर लिया है, रखना वही 6 है, मतलब इनका प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो जब कभी भी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कुल मिला के पहले जो गैसेस है उनका प्रेशर होगा डिक्रीज। तो मतलब अगर हमने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, यहां पे, तो इनका प्रेशर डिक्रीज होगा, इनका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब अगर प्रेशर होगा डिक्रीज तो रिएक्शन वहां जाएगी। देखो ली चैटलियर ने एक बात बोली थी, उसने कहा था अगर तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डिस्टर्बेंस का अपोज करेगा, और अपोज कैसे करेगा, मतलब दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, उसका अपोज करेगा। तो अब यहां पे हुआ क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से इनका प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना, तो अब रिएक्शन कहां जाएगी, वहां जाएगी जहां प्रेशर ज्यादा, है ना, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, रिएक्शन कहां जाएगी, वहां जाएगी जहां प्रेशर ज्यादा, जहां प्रेशर ज्यादा। अब हमें कैसे पता प्रेशर ज्यादा कहां है, तो हमें एक बात पता है कि पीवी बराबर होता है एनआरटी, पीवी बराबर होता है एनआरटी, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मतलब प्रेशर, रिएक्शन कहां जाएगी, जहां प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा कहां होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। अब नंबर ऑफ मोल्स हम रिएक्शन को देख के पहचान सकते हैं, तो जरा यहां देखो, इधर है नंबर ऑफ मोल्स 1 और इधर है नंबर ऑफ मोल्स 1 + 1 2, तो प्रोडक्ट साइड में है नंबर ऑफ मोल्स 2, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से प्रेशर डिक्रीज हुआ था, रिएक्शन कहां जाएगी, वहां जहां प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा कहां, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, और नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहां है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट साइड में, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को लेके कौन जाएगा कांस्टेंट टेंपरेचर पे, ये वाला स्टेप, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ना कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ओके, आई होप कि समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखो यहां पे क्या है, PCl5 गैस गिव्स PCl3 + Cl2, और दूसरी रिएक्शन में N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, रिएक्शन कितनी भी बढ़िया दी हो, कितने भी डिटेल ऑप्शन दिए हो, उसने लिख दिया ना कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन कर रखा है इनर्ट गैस का, बताओ क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इनर्ट गैस ऐड कर रखा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी। जरा देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, विल इंक्रीज द डिसोसिएशन, नहीं बिल्कुल नहीं, विल फर्स्ट इंक्रीज, नहीं कुछ भी नहीं होगा, कहां का इंक्रीज कहां का डिक्रीज, ये भी नहीं होगा, विल इंक्रीज द डिसोसिएशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, विल नॉट डिस्टर्ब, यस इट विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, गॉट इट। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या, एन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया है और बोला गया है वुड फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी प्रेशर बढ़ाने पे? तुमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया तो रिएक्शन कहां जाएगी? वहां जाएगी जहां प्रेशर कम होगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ाया, सॉरी, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी? वहां जाएगी जहां प्रेशर क्या होगा? जहां प्रेशर होगा कम। अब प्रेशर कम कहां होगा? अभी अभी हमने देखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर कम वहां जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है ना। तो अब हमें देखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है वहीं जाएगी। तो हाँ, तुम इतना सा करो, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां रिएक्शन को लेके जाओ। तो देखो इधर पहली रिएक्शन में देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? पहली रिएक्शन में देखो इधर भी 2 मोल्स हैं और यहां पे भी 1 और 1 2 मोल्स। तो प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स, रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स, तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, दोनों साइड बराबर मोल्स है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन को देखो, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, और यहां कितना? 1, 3, 2 और 1 हो गए 3। लेकिन यहां पे देखो 2 है, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा और इस साइड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है कम। तो रिएक्शन कहां जाएगी? वहां जहां नंबर ऑफ मोल्स है कम। तो नंबर ऑफ मोल्स कम है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की साइड ही तो जाएगी, और इसी को तो बोल देंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमें मिल तो गया अपना डिजायर्ड रिएक्शन, है ना। रिएक्शन फॉरवर्ड कहां जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसी में तो कम है, तो देखो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। अब अगर ऑप्शन सी को देखोगे तो देखो ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, यहां पे इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, ये हो गए 2 मोल्स, और ये हो गया 1 मोल। रिएक्शन कहां जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम, नंबर ऑफ मोल्स इस टाइम कम कहां है? तो रिएक्टेंट में, ये वाली बैकवर्ड जाएगी, और हमसे पूछा है फॉरवर्ड किस में जाएगी, तो फॉरवर्ड जाएगी ऑप्शन 2 में। समझे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो हमने अभी डिस्कस करा ऊपर, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि यहां पे तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। तो और भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आएंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे, और फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें मिक्स प्रॉब्लम होंगी, आयनिक प्लस केमिकल। तो आई होप कि ये काफी इफेक्टिव रहा होगा तुम लोगों के लिए। तो करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।